नमस्कार, मैं शिवानी। उत्तर प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है नित्यानंद बरनवाल, शिव गोविंद श्रीवास्तव, एसके पांडे, प्रेम शंकर, भूरी सिंह, कपिल पुनिया, सत्येंद्र शाही, संजय शुक्ल, सुरेश विश्वकर्मा, वीरेंद्र कुमार, नीरज श्याम शर्मा, रामचंद्र मिश्रा, कमला अवस्थी। ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीएचयू में जूनियर क्लर्क के 199 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। यूपी में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लू से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। यूपी बोर्ड मूल्यांकन में छात्रों ने दी रिश्वत की कोशिश। यूपी में विधायक पासों का दुरुपयोग रोका जाएगा, नए नियम लागू। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएचयू में जूनियर क्लर्क के 199 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने जूनियर क्लर्क ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक शैक्षिक योग्यता सेकेंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री के साथ 6 माह की कंप्यूटर ट्रेनिंग है। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष और सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये प्रति माह होगी। आवेदन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों के लिए यह निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया में रिटन एग्जाम, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। यूपी में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए बैठने, पानी, गुड़, छाया और गेहूं सुखाने की व्यवस्था की जाएगी। 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित होगा और छुट्टी के दिन भी क्रय केंद्र खोले जाएंगे। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,475 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है और 6500 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। योगी सरकार के तहत यूपी पुलिस में 20 पीपीएस अधिकारियों के तबादले। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत 20 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें विकास चंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर तेजवीर सिंह, दिगंबर कुशवाहा, राजेंद्र कुमार गौतम, प्रकाश कुमार, आलोक सिंह और अन्य अधिकारियों को नई तैनाती मिली है। इससे पहले 16 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लू से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर में लू से बचाव के लिए कड़े इंतजाम करने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने और वन विभाग को जंगलों में आग से बचाव के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लू से बचाव के लिए विशेष उपायों को लागू किया जाएगा। यूपी बोर्ड मूल्यांकन में छात्रों ने दी रिश्वत। यूपी बोर्ड मूल्यांकन में छात्रों ने रिश्वत देने की कोशिश। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पहले दिन एक कॉपी में 200 रुपये का नोट मिला, जिसमें पास करने की गुजारिश की गई थी। 3,254 परीक्षकों में से 950 ही उपस्थित रहे, जिससे कार्य धीमा रहा। अनुपस्थित परीक्षकों को चेतावनी दी गई है और शिक्षक काली पट्टी बांधकर मूल्यांकन करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी 112 लाएगा नई प्रणाली। यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी 112 के लिए महिला यात्रा आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली विकसित कर रही है। महिला स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से अपनी यात्रा सुरक्षित बना सकेंगी। ऐप में यात्रा की जानकारी देने पर उनकी लोकेशन ट्रैक की जाएगी और गलत रास्ते पर जाने पर तत्काल मदद भेजी जाएगी। यूपी में विधायक पासों का दुरुपयोग रोका जाएगा, नए नियम लागू। यूपी में विधायक अब टोल पर विधानसभा पास का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अप्रैल के अंत तक सभी पास निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके स्थान पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पास जारी किए जाएंगे और एक विधायक को केवल 2 पास मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू, आरएमएल और एसजीपीजीआई की टेलीमेडिसिन सेवा को सभी मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को 30 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने, अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन और एम्बुलेंस सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का निर्णय। चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत देश भर के मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी और यह निर्णय चुनाव आयोग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक के बाद लिया गया। आयोग के पास पहले ही 66 करोड़ मतदाताओं के आधार कार्ड मौजूद हैं और अब बाकी 33 करोड़ मतदाताओं के आधार जुटाने की चुनौती होगी और इस कदम से फर्जी मतदाताओं की पहचान हो सकेगी और मतदाता सूची में गड़बड़ी समाप्त होगी। इसके अलावा यह बदलाव मतदाताओं के लिए प्रामाणिकता और कानूनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।
ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर का सर्वे 8 महीने में होगा पूरा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सचिंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि 170 किलोमीटर का ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर जो कानपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद सहित कई जिलों को जोड़ेगा, उसका सर्वे 8 महीने में पूरा होगा और इस प्रोजेक्ट पर 7500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2031 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। चारबाग स्टेशन का अपग्रेडेशन भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी सारनाथ संग्रहालय की। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना संग्रहालय है जो उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। इस संग्रहालय में 6832 मूर्तियां और कलाकृतियां हैं। इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर की गई खोजों और उत्खनन से प्राप्त जानकारी संग्रहित की गई है और यदि आप कहीं घूमने की योजना बनाते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनहित कार्यों में लापरवाही नहीं सहन की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभागों की मॉनिटरिंग के लिए नई प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने, तकनीकी समाधान और परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। गोरखपुर कानपुर मार्ग पर ट्रेनें प्रभावित, कई मार्ग परिवर्तित। गोरखपुर से कानपुर जाने वाली ट्रेनें 20 मार्च से प्रभावित रहेंगी। गंगा पुल पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण 12595 गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस और 11124 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेनें नए मार्गों पर चलेंगी जिससे कई स्टेशन पर रुकावट होगी। यात्री मार्ग परिवर्तन की जानकारी जरूर लें। बरेली में बीडीए आवासीय योजना के लिए 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण। बरेली में पीलीभीत रोड पर बीडीए की नई आवासीय योजना के लिए 9 गांवों की 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। 5 गांवों में धार्मिक स्थलों और आबादी क्षेत्र को चिन्हित किया गया। किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा और अधिग्रहण प्रक्रिया मंडलायुक्त की बैठक के बाद शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव, 22 मार्च तक बूंदाबांदी की संभावना। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मौसम में तेजी से बदलाव आया है। गर्मी से वृद्धि के बाद बृहस्पतिवार से पश्चिमी विक्षोभ और नमी युक्त पूर्वाई के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और बूंदाबांदी की संभावना है। इससे तापमान में हल्की गिरावट होगी, लेकिन 23 मार्च से तापमान भी बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया से आए मैथ्यू ने काशी में पिता का पिंडदान किया। मैथ्यू ने काशी के गंगा घाट पर अपने पिता का पिंडदान किया जो उनकी आखिरी इच्छा थी। मैथ्यू के पिता हिंदू थे और मां क्रिश्चियन थी। 10 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद मैथ्यू ने सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की और काशी में पितृतर्पण के लिए आए। लखनऊ विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एजुकेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। लखनऊ विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एजुकेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। 22 मार्च तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 18 लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्मों की थीम पर्यावरण, मानवाधिकार और स्वच्छ भारत जैसे विषयों पर आधारित है और यह फेस्टिवल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। केंद्र सरकार का यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2000 रुपए से कम के यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत सरकार व्यापारी से किए गए 2,000 रुपए तक के भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट खर्च उठाएगी और इसका फायदा छोटे कारोबारियों को होगा क्योंकि सरकार उनका वित्तीय बोझ कम करेगी और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगी। इस योजना का उद्देश्य यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा और छोटे व्यापारियों के लिए राहत प्रदान करना है। बता दें कि कोरोना से पहले 2,000 रुपए से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगता था, लेकिन इसे साल 2020 में माफ कर दिया गया था। आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल। आईसीसी ने 19 मार्च को ताजा टी20 रैंकिंग जारी की है जिसमें बाबर आजम को 1 स्थान का नुकसान हुआ है। वह अब 702 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर है। वहीं न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टीम साइफर्ट ने 20 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है और अब वह 641 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा है जिसमें अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव टॉप 10 में जगह बनाए हुए हैं। इस अपडेटेड रैंकिंग में टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1789 में बेंगलोर को टीपू सुल्तान से छीन लिया था। आज के ही दिन वर्ष 1836 में कोलकाता से पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी जिसका नाम नेशनल लाइब्रेरी। आज के ही दिन वर्ष 1858 में लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की मशाल जलाने वाले सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया था। आज के ही दिन 1954 में पहले फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1916 में शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1977 में देश में लगाए गए आपातकाल को समाप्त किया गया था। आज के ही दिन विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस और विश्व कविता दिवस के तौर पर मनाते हैं।
वित्त मंत्री के 21,000 रुपए निवेश करने वाले वीडियो फर्जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कथित रूप से एक निवेश मंच का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में वित्त मंत्री भारतीय नागरिकों को 21,000 निवेश करने और 60,000 के आसान दैनिक आय अर्जित करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो 19,50,000 प्रति माह बनता है। और हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने पुष्टि की है कि यह वीडियो डिजिटल रूप से संशोधित और नकली है। नागरिकों को इस प्रकार के धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई है। आपका व्हाट्सएप की कोई और कर रहा निगरानी, ऐसे करे पता। अगर आपके व्हाट्सएप अकाउंट में असामान्य गतिविधियां दिखे, जैसे आपके बिना जानकारी के मैसेज भेज जाना, प्रोफाइल पिक्चर या स्टेटस में बदलाव, अनजान ग्रुप्स में शामिल होना या व्हाट्सएप का अनजान डिवाइस पर एक्टिविटी का नोटिफिकेशन, लिंक टू डिवाइसेस सेटिंग्स में अनजान डिवाइस दिखना, इसके अलावा अचानक अकाउंट से लॉग आउट होना, बिना मांगे वेरिफिकेशन कोड मिलना, तो भी यह हैक का संकेत है। हैकर्स को आपके अकाउंट तक पहुंच पाने के लिए व्हाट्सएप वेब एक्सप्लॉइट, फिशिंग अटैक, सिम स्वैप या स्पाईवेयर का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में तुरंत लिंक टू डिवाइस चेक करें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करें और अपने प्रोवाइडर से संपर्क करें। आगरा में अस्पताल और क्लिनिक पंजीकरण 1 अप्रैल से। आगरा में 1 अप्रैल से स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर का पंजीकरण शुरू होगा। पंजीकरण के लिए फायर एनओसी और सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आवश्यक होगी। 50 से अधिक अस्पतालों में अग्निशमन उपकरण खराब पाए गए थे। चिकित्सकों को शपथ पत्र के साथ सेवाएं देने का समय और संस्थान का नाम देना होगा। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादले जारी। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है। गुरुवार को 7 अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है, जिनमें उपेंद्र कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ, विनोद कुमार सिंह को अपर पुलिस आयुक्त कानपुर और अमित वर्मा को संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ शामिल किया गया है। इसके अलावा 16 सहायक पुलिस अधीक्षकों को भी नई तैनाती मिली। आगरा एशियन मेडिकल कॉलेज में 28 पेड़ काटने की अनुमति। आगरा के एशियन मेडिकल कॉलेज को 28 पेड़ काटने की अनुमति मिल गई है, जिससे इंटीग्रेटेड योजना का पहला चरण शुरू होगा। इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का निर्माण होगा, जिसमें बहुमंजिला इमारतें और विभिन्न विभागों के निर्माण शामिल है। इसके बाद मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? आप हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।